गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 24 सितंबर। तो आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 21 डेज़ का चैलेंज। आप इसको फॉलो कर रहे हो बट आप कमेंट नहीं कर रहे हो। आप कमेंट किया करो यार कि आप कितने नंबर गेन कर रहे हो। आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर आप कैसे रेगुलर बन पाओगे। आप ठीक है, आप डेली फॉलो कर रहे हो बट आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर आप मतलब कैसे देखा जाएगा कि हाँ कितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं उसको। तो इसलिए आप जब भी इसको फॉलो कर रहे हो तो आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट करके बताया करो कि कितना नंबर आपको मिला है। देखिए यहाँ पे 5 टास्क है, डेली हमें फॉलो करना है और हमें उस 1% में आना है जो इसे डेली फॉलो कर पाते हैं कम से कम मिनिमम 21 डेज़ तक। क्यों सिर्फ 21 डेज़? क्योंकि 21 डेज़ तक कोई भी चीज़ अगर रेगुलर आप फॉलो करते हो तो फिर वो आपका हैबिट बन जाता है। तो हमें ये 5 टास्क डेली फॉलो करना है मिनिमम 21 डेज़ तक। इस पे हम अपने चैनल पे ये डेली फॉलो करते हैं डेली, क्योंकि जो भी नया स्टूडेंट आज ऐड हुआ है तो उसके लिए आज से ये पहला दिन शुरू होता है। तो इसके लिए हम ये डेली हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि 21 डेज़ का ये चैलेंज है। आप अपने हिसाब से 21 डेज़ ऐड कर लीजिए और डेली फॉलो करते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जब ये हैबिट बन जाएगा तो फिर आप खुद देखोगे कि आपकी तैयारी में, आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो करिए और कमेंट करके बताया करिए कि आपको 5 में से कितना नंबर मिला है। क्योंकि दोस्तों ये 5 टास्क बहुत ही ऐसे मतलब ये टास्क है कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप में बहुत ही ज़्यादा चेंज आने वाला है, बहुत ज़्यादा चेंज। क्योंकि सुबह दोस्तों आप अगर उठोगे तो समय पर सोने और समय पे उठने का जब रूटीन बन जाएगा तो फिर सोचिए आपका दिनचर्या कितना अच्छा बन जाएगा जब आप टाइम से सोना और टाइम से उठना स्टार्ट कर दोगे। तो उसके बाद सुबह उठते ही पानी पीना है आपको। इससे क्या होता है कि बॉडी पूरी हाइड्रेट हो जाती है और जब शुरुआत में ही बॉडी हाइड्रेट हो जाएगी सुबह की मतलब पहले ही घंटे में, तो फिर सोचिए आपको पूरा दिन कितना एनर्जी देगी वो चीज़। और उसके बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 से 30 मिनट, मिनिमम 15 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करना है जिससे आपके शरीर से पसीने निकले। वो आपकी बॉडी को एक अलग ऊर्जा देगा और आपको बिल्कुल स्वस्थ बनाएगा। और उसके बाद आपको बैठना है टेबल चेयर पे और आपको अपने दिन भर का योजना बनाना है कि आज हमें ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक या फिर इतने चैप्टर कवर कर लेने हैं और वो योजना बना करके उस पर लग जाना है। मान लीजिए आपने योजना बनाया और उसको अगर आप 80% भी कवर कर ले रहे हो तो फिर समझ जाओ कि आप बहुत ही रेस में आगे हो बाकी बच्चों से। क्योंकि ये काम डेली हर बच्चे नहीं कर पाते हैं, बस वो दिखावे के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमें दिखावे के लिए तैयारी नहीं करना है, हमें उस 1% में आना है जो ये डेली फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे टास्क नंबर 5 देखिए, यहाँ पे वीडियो लाइक करने की बात क्यों कही जा रही है। क्योंकि देखिए आप अपना सारा टास्क फॉलो करते हो, वो आप अपने लिए करते हो। ये एक टास्क आपको हमारे लिए करना है, अपनी टीम के लिए करना है। इससे एक चीज़ और क्या होगा कि आपकी मेमोरी भी तैयार होगी कि हाँ हमें अपने के लिए तो काम करना ही करना है, हमें अपने परिवार के लिए भी काम करना है। यानी कि ये जो आपका हैबिट रहेगा ये आपको बताएगा कि हमें अपने लाइफ में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना है। तो सोचिए ये इतना अच्छा ये शेड्यूल है, अगर आप इसको डेली फॉलो करोगे तो फिर आप में कितना बदलाव आएगा वो आप खुद फील कर पाओगे 21 डेज़ तक फॉलो करने के बाद। ओके चलिए आगे देखिए, ये क्या है, कोटेशन है आज का। जो हम डेली एक कोटेशन देखते हैं जो एक हमें अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो आज का कोटेशन क्या है, अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से लड़ो जो किसी को अपना होने नहीं देते हैं। देखिए दोस्तों, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने पर्सनालिटी में क्या बदलाव लाइए। बोलने का तरीका, कि आपको कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये चीज़ आप अपने अंदर लाइए। मतलब आप अपने स्वभाव से, अपने बातचीत से इतना मधुर बनिए कि जो आपसे एक बार बात करे वो आपका एक तरह से फ़ैन हो जाए और पूरे जीवन उसको ये फील हो कि हाँ मैं एक इंसान से बात किया था तो वो क्या उसके बातें थी, क्या उसके बात करने का स्वभाव था, क्या लहजा था। तो ऐसा पर्सनालिटी आप बनाओ कि सामने वाला बिल्कुल आपका फ़ैन हो जाए। तो ऐसा स्वभाव जिस दिन आप अपना बना लेते हो तो समझ जाओ कि आपकी पर्सनालिटी एक तरह से डेवलप कर चुकी है। देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको अपना स्वभाव ऐसा बनाना है, ऐसा नहीं कि अगर सामने वाला आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हो या फिर गाली दे रहा हो तो फिर आप भी उल्टा वही चीज़ कर दो। तो फिर आप में उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। आपको अपने आप को अगर अलग बनाना है तो सामने वाला कितना भी बुरा से बुरा व्यवहार कर रहा है आपको वहाँ पे स्माइल करना है और वहाँ पे बिना कुछ रिएक्ट किए आपको वहाँ से हट जाना है। क्योंकि अगर आप सामने वाले के जैसा व्यवहार है वैसा अगर आप भी कर दोगे तो फिर आप में उसमें कुछ भी अंतर नहीं रह जाएगा। तो आप अपने स्वभाव से शांत बनिए और कड़वे वचन, कड़वी बातें बोलने से बचिए, मधुर बनिए। ओके चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है।
भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताना है आपको किसके, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है? बी, कलिकेश नारायण सिंह देव। इन्हें बनाया गया है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष। देखिए दोस्तों, ये जो संघ है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में हुई थी इसकी स्थापना। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में है। तो ये दो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। और ये देखिए, ये राइफल संघ है, तो इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों क्या करता है कि जो शूटिंग स्पोर्ट होता है, शूटिंग वाला, तो उसको ये प्रमोट करता है। और साथ ही साथ ये शूटिंग का जो कंपटीशन होता है उसको अरेंज करता है, ये भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? दिल्ली में है। स्थापना हुआ था 1951 में, जिसके हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कलिकेश नारायण सिंहदेव जी। ओके, आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? किसकी बात हो रही है? भारतीय वायुसेना की। बताना है आपको कि नए कौन बने हैं वहाँ के प्रमुख। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर कौन है? सही उत्तर है दोस्तों अमरप्रीत सिंह। इनको बनाया गया है भारतीय वायुसेना का क्या प्रमुख बनाया गया है। अमरप्रीत सिंह दोस्तों ये 28वें नंबर के प्रमुख बने हैं भारतीय वायुसेना के। और ये किनका स्थान लेंगे? ये लेंगे एयर चीफ मार्शल, जिनका नाम है विवेक राम चौधरी। मतलब इस पोस्ट पे पहले ये थे, अब इनका स्थान लेंगे अमरप्रीत सिंह जी। इंपॉर्टेंट है, 28वें नंबर के बनेंगे ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? गुजरात के वडोदरा में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण फर्स्ट में व्यक्तिगत अंडर-13 वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सामने आपके ऑप्शन है, बताना है कि किसने जीता है गुजरात के वडोदरा में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक। तो कौन जीती हैं? ए, नाजिरा बानो, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। देखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। पहले आपको पूछेगा कि प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो पहला प्रश्न अगर बनेगा तो गुजरात। ओके, और अगर ये पूछेगा आपको कि हाल ही में ताइक्वांडो में नाजिरा बानो ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा, आपको तैयार रहना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारतीय वायुसेना अपनी 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहाँ एयर शो आयोजित करने जा रही है? बताना है आपको कहाँ पे एयर शो होगा भारतीय वायुसेना द्वारा। सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे होगा? बी, चेन्नई में होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में नहीं, चेन्नई में होगा। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। कब होगा ये होगा 6 अक्टूबर को होगा चेन्नई में। ओके, देखिए, भारतीय वायुसेना जो है इसका जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ही भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया था? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में है भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, ये जो भारतीय वायुसेना है इसका पहले नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ओके, बट आज़ादी के बाद यानी कि 1950 में यहाँ पे रॉयल हटा दिया गया, इसका नाम सिर्फ हो गया इंडियन एयर फोर्स। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय अभ्यास कर रहा है? तो बताना है कि ये अभ्यास किसके साथ हो रहा है? भारत का ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक अभ्यास। सामने आपके ऑप्शन है, तो किसके साथ हो रहा है ये दोस्तों? सी, ओमान के साथ कर रहा है भारत। किसके साथ? ओमान के साथ। भारत का मतलब भारतीय वायुसेना, और उधर से ओमान साइड से कौन? रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है, भारतीय वायुसेना और उधर से रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक जो द्विपक्षीय अभ्यास है ओमान के साथ भारत कर रहा है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है? क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताना है आपको, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे होगा? डी, भारत। अपना प्यारा भारत करेगा 2025 में। देखिए दोस्तों, ये क्वाड जो है इसमें कितने देश है आपको पता होना चाहिए। इसमें 4 देश है, और यही चारों देश है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। यही 4 देश है इसमें क्वाड में। देखिए, क्वाड का इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन हुआ था 2007 में। 2007 में उस समय जापान के जो
प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम है शिंजो आबे। क्या नाम है? शिंजो आबे। इन्होंने ही सजेस्ट किया था, इन्होंने ही ये आइडिया दिया था कि हमें एक क्वाड शिखर सम्मेलन बनाना चाहिए। और इसका उद्देश्य क्या है, अब यहाँ पे जानिए। इसका उद्देश्य है कि जो आपका देखोगे आप इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन, उसमें क्या करना है कि जो सिक्योरिटी होता है, सुरक्षा होता है, उसको कैसे मैनेज करना है, और साथ ही साथ वहाँ पे इकोनॉमिक जो कॉपरेशन होगा एक दूसरे में, वो कैसे मेंटेन करना है इंडो पैसिफिक रीजन में। इसके लिए यहाँ पे सुझाव दिया गया था शिंजो आबे जी के द्वारा कि हमें एक क्वाड शिखर सम्मेलन बनाना चाहिए। तो 2007 में ये बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे होगा? भारत में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? किस देश ने 297 भारतीय पुरावशेषों को भारत वापस लौटाने का निर्णय लिया है? तो बताना है आपको कि 297 भारतीय पुरावशेषों यानी कि भारत के जो ऐतिहासिक जो मतलब मूर्तियाँ होती हैं, जो सामान होता है, वो कौन है जो लौटा रहा है 297 ऐसे आइटम भारत को? तो सामने आपके ऑप्शन है, तो कौन लौटा रहा है इसको? बी, अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका वापस कर रहा है भारत के 297 ऐसे भारतीय पुरावशेषों को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अमेरिका। इंग्लैंड, पुर्तगाल, ये देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कौन वापस कर रहा है? अमेरिका। इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए अभी इस समय हमारे देश के पीएम जो है मोदी जी, वो अमेरिका के विजिट पे है। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, वापस आया मतलब क्या है? जैसे कि भारत से जैसे कि कोई मूर्ति चोरी करके कोई लेके चला गया और ला करके वहाँ पे तस्करी करके, या फिर स्मगलर जो नहीं होते हैं वो ला करके बेच देते हैं। तो वो ऐसे मूर्तियाँ जितनी पहुँच गई थी अमेरिका में, तो वहाँ से अमेरिका उसको फिर वापस दे रहा है। ओके, तो ये याद रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है? ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? बताना है आपको दोस्तों कि ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पे कौन सी फिल्म चुनी गई है। सामने आपके ऑप्शन है, तो कौन सी फिल्म है दोस्तों? वो है ए, लापता लेडीज़। तो ये मूवी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, तो जानना है कि इसके डायरेक्टर कौन है। डायरेक्टर कौन है इसके डायरेक्टर है किरण राव जी है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये मूवी और इसके डायरेक्टर का नाम। तो ये मूवी जो है लापता लेडीज़, इसमें दोस्तों पुलिस का किरदार निभाया गया है। हमारे एक अभिनेता है जिनका नाम है रवि किशन जी, तो उनके द्वारा इस मूवी में पुलिस का किरदार निभाया गया है। और ये जो लापता लेडीज़ है, इसमें दो जोड़ी यानी कि दो जो कपल हैं, उनकी अभी नई नई शादी हुई रहती है, ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं। तो ट्रेन में उनकी बीवी आपस में एक्सचेंज हो जाती है। तो ये स्टोरी पूरा उसी पे बेस्ड है, लापता लेडीज़। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। यही मूवी क्या हुई है? भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पे चुनी गई है ऑस्कर 2025 के लिए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है? अनुराग कुमार दिशा नायके हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो बताना है आपको कि ये कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सामने आपके ऑप्शन है, तो ये चुने गए हैं दोस्तों श्रीलंका के चुने गए हैं राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशा नायके। इंपॉर्टेंट है श्रीलंका। देखिए दोस्तों, श्रीलंका और भारत के बीच में एक जल संधि पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए वो। तो वो कौन सी जल संधि है? वो है दोस्तों पाक जल संधि है। पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य में है? भारत और श्रीलंका, याद रखना है आपको। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पूछ रहा है आईफा अवार्ड आयोजन कहाँ पे होगा सन 2025 में। तो बताना है कहाँ पे होगा। सामने आपके ऑप्शन है, तो ये दोस्तों होगा सी, जयपुर में। यानी कि राजस्थान जो है उसकी राजधानी जयपुर में होगा ये आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन। देखिए ये जो आईफा है, ये हिंदी सिनेमा का ये सबसे बड़ा अवार्ड है, आपको पता होना चाहिए। ये आईफा जो ये अवार्ड है, इसका सबसे पहला जो शुरुआत हुआ था, ये हुआ था सन 2000 में। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। ये सबसे पहला आयोजन इसका आईफा अवार्ड का 2000 में हुआ था लंदन में। तो जब ये पहली बार हुआ था, तो उस समय जो पहली जो फिल्म थी, जो पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, वो थी हम दिल दे चुके सनम। पता होना चाहिए आपको, हम दिल दे चुके सनम पहली मूवी थी जो आईफा अवार्ड में चुनी गई थी बेस्ट फिल्म के तौर पे। और उस समय सबसे बेस्ट अभिनेत्री कौन चुनी गई थी? वो ऐश्वर्या राय चुनी गई थी। और मतलब सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं निर्देशक यानी कि डायरेक्टर, वो चुने गए थे संजय लीला भंसाली जी, जो कि सबसे पहली बार हुई थी सन 2000 में। कहाँ पे? लंदन में। तो इम्पोर्टेंट है। और 2025 में कहाँ पे होगा? जयपुर में होगा, राजस्थान में। और ये तो होगा 2025 का, बट प्रेजेंट टाइम में 2024 का अभी होना बाकी है, जो कि अभी हाल ही में आयोजित होगा। वो होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, 27 और 29 सितंबर को होगा ये।
तो ये कहाँ पे होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 2024 की बात हो रही है, ये होगा दोस्तों आबू धाबी में। तो ये भी ध्यान रहे 2024 का आबू धाबी में हो रहा है और 25 का होगा जयपुर में, यानी कि राजस्थान में। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यारा कमेंट भी करिए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी में मन से लगे रहिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।